डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें यार्न स्ट्रेंथ और हम फैब्रिक स्ट्रेंथ की स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। हमारा जो यार्न स्ट्रेंथ को हम सबसे पहले कंसीडर करें तो स्ट्रेंथ और एलोंगेशन दोनों यार्न के डिफरेंट, अगर हम पैकेज लेते हैं तो डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट मिलता है, क्योंकि हमारा स्टेपल यार्न में वेरिएबिलिटी रहती है। स्टेपल यार्न में वेरिएबिलिटी क्यों रहती है? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ फाइबर्स कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएशन है उसमें नंबर ऑफ फाइबर्स में, क्योंकि फाइबर्स क्या है, ड्यूरिंग स्पिनिंग प्रोसेस माइग्रेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और कहीं पे थिन प्लेस क्रिएशन की टेंडेंसी है, कहीं थिक प्लेस क्रिएशन की टेंडेंसी है, जिससे नंबर ऑफ फाइबर्स क्रॉस सेक्शन में कम या ज़्यादा है। इससे क्या रहता है, इसमें जहाँ नंबर ऑफ फाइबर्स कम रहेंगे वहाँ की स्ट्रेंथ कम रहेगी, वहाँ एक वीक पॉइंट रहेगा। जहाँ पे नंबर ऑफ फाइबर ज़्यादा है वहाँ की स्ट्रेंथ बेटर होगी। तो हमारी यान की स्ट्रेंथ इसीलिए वेरिएबल आती है। अगर हम इस यान को कंपैरिजन करें कंटिन्यूस फिलामेंट यान से, तो कंटिन्यूस फिलामेंट यान में हमेशा नंबर ऑफ फाइबर्स कांस्टेंट रहते हैं, जिससे यान की स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी बेटर होती है इन कंपैरिजन टू द स्टेपल यान। इसीलिए हमें जो स्टेपल यान की जब भी हमें टेस्टिंग करनी है तो उसमें नंबर ऑफ रीडिंग्स हमें जितनी ज़्यादा हो सकती हैं उतनी ज़्यादा रखनी है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ रीडिंग्स होंगी उसमें वीक प्लेसेस का कंसीडरेशन उतना ही कम होगा। क्योंकि अगर सपोज़ दैट अगर हमने 5 रीडिंग ली, हो सकता है 5 रीडिंग में दो वीकेस्ट पॉइंट हों उस पैकेज के। तो अब हम जितनी ज़्यादा टेस्ट रीडिंग लेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो वीकेस्ट रीडिंग्स हैं वो एवरेज आउट हो जाएं और हमें एक्चुअल ट्रेंड ऑफ यार्न हमें पता पड़े। ठीक है, हो सकता है हमने उन 5 रीडिंग में ऐसा भी हो सकता है कि हमारी रीडिंग मैक्सिमम आई हो सकता है आगे हमारे वीक प्लेसेस हों। तो हमें जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतना ही हमारा यार्न की स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी बेटर आने के चांसेस हमारे उतने ही ज़्यादा हैं। अब हम क्या कहेंगे, कितने टाइप के मेथड्स हैं सिंगल यार्न टेस्टिंग के। पहला सिंगल यार्न टेस्टिंग है, दूसरा है ली स्ट्रेंथ टेस्टिंग। सिंगल यार्न टेस्टिंग क्या है, इसमें यान हमारा सिंगल रहता है और सिंगल फॉर्म में ही हम यान को तोड़ते हैं, और जो हमारी नंबर और डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं वो एक ही पैकेज के डिफरेंट पोर्शंस में से रीडिंग ली जाती हैं, एडजस्टेंट यान की रीडिंग ली जाती हैं। जैसे हमने 1 मीटर लिया, फिर अगला 1 मीटर लिया, फिर अगला 1 मीटर लिया, इन सब की टेस्टिंग करके हम जो मीन स्ट्रेंथ और मीन एलोंगेशन CV परसेंटेज और एलोंगेशन CV परसेंटेज निकालते हैं। ली स्ट्रेंथ क्या होगी, इसमें जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग होती है या हैंक, लच्छी या स्केन की टेस्टिंग होती है, और इसकी लंबाई 120 मीटर तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और ये सारा जितनी भी लच्छी है वो एक साथ ही तोड़ी जाती है। सिंगल यान का इम्पोर्टेंस क्या है? सिंगल यान स्ट्रेंथ हम इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि अब अपना अगर यान में कहीं पे भी वीक प्लेस है तो यान का जो वीक प्लेस है वो सबसे पहले टूटेगा, वही यान की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। अब सपोज दैट 2 चीज़ें हैं, एक तो वीक प्लेस की स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, दूसरा नंबर ऑफ वीक प्लेसेस कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंथ की वैल्यू वीक प्लेस की हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम सिंगल यान स्ट्रेंथ को हम मेजर करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें वीक प्लेसेस का हमें एक्चुअल नॉलेज हो कि हमारा यान की एक्चुअल स्ट्रेंथ बार बार कितनी ऑकर हो रही है। अब जब कभी भी हम लूम पे वो मटेरियल हम बार डायरेक्शन में चला रहे हैं, अब लूम में हमें पता है कि बार डायरेक्शन में टेंशन हाईएस्ट रहता है। टेंशन जब हाईएस्ट रहेगा ड्यूरिंग शेड ओपनिंग और शेड क्लोजिंग, तो उसके कारण जहाँ पे वीक स्पॉट है यान की प्रोबेबिलिटी वहीं पे से टूटने की सबसे ज़्यादा रहेगी। अब अपने जितने ज़्यादा वीक स्पॉट रहेंगे उतने ही ज़्यादा यान की प्रोबेबिलिटी टूटने की रहेगी और उतने ही बार टूटने की रहेगी। तो लूम स्टॉपेज के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि वीक स्पॉट पे जब यान टूटता है तो हमें यान को बार बार मेंड करना पड़ता है, और मेंड करके ही हमें लूम स्टार्ट करना पड़ता है। अब जितने ज़्यादा बार टूटेगा, मेंडिंग जितने बार होगी उतने ही फैब्रिक में फॉल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर इसीलिए यान की टेस्टिंग करके ही यान को वीविंग लूम पे चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो लूम की इफिशियंसी लॉस हो जाएगी अगर हमने पुअर क्वालिटी यान यूज कर लिया तो। नेक्स्ट चीज़, कहीं पे भी हम लाइफ सेविंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग रोप्स है,
उस पर कोई भी हैंग कर रहा है। अब हमारा क्या है, अगर उसमें हमारा यान की स्ट्रेंथ वीक है तो जितना ज़्यादा वीक स्ट्रेंथ होगी उतना ही चांसेस हैं फेल्योर होने की, और जितने ज़्यादा वीक प्लेसेस हैं उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये टूटेगा ही टूटेगा यान। तो इसीलिए हमारी सिंगल यान स्ट्रेंथ लाइफ सेविंग एप्लीकेशंस में ज़रूरी है, क्योंकि अगर टूट गया तो हमारी लाइफ का थ्रेट है। अब हम जहाँ कहीं पे भी सिलाई करते हैं तो सिलाई हमारी कहाँ से टूटने की चांसेस रहते हैं, जहाँ पे हमारी सीम टूटे, जो सिलाई वाला धागा है वो टूट जाए, वहाँ से सीम फेल्योर के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो सिंगल यान फॉर्म में ही सीम यूज की जाती है, तो हमें स्ट्रेंथ भी सिंगल यान फॉर्म में ही मेजर करनी है फॉर सीम स्ट्रेंथ फेल्योर हमें चेक करने के लिए। अब हमारे मेथड्स सिंगल यान टेस्टिंग के कौन कौन से हैं? ये दो तरीके से चेक हो सकती है, या तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड मेथड या अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड। अब हमारा जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ है वो हमने पहले डिस्कस किए थे। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे? हमें कभी भी यान हमें लेना है टेस्टिंग के लिए तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमें कांस्टेंट रखनी है। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ या डिक्रीज होने लगता है। जैसे कॉटन की बात करें तो कॉटन में जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें स्ट्रेंथ में इंक्रीज आएगी, और वैसे वैसे वूल में अगर मॉइस्चर बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ में डिक्रीज आएगी। तो उसी हिसाब से हमें, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो लेबोरेटरी कंडीशन हमारी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। वो क्या करते हैं हम? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर और 65% RH, ये हम मेंटेन करके चलते हैं, और तभी हम कंपैरिजन डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ में, डिफरेंट टाइप के यान्स की टेस्टिंग्स में कर सकते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? जो मशीन है वो हमारी सेम होनी चाहिए जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है, जो हमारी स्ट्रेंथ मेजरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है गेज लेंथ। मतलब दो जॉ हैं जिनके बीच में हमारी स्पेसिमेन फिक्स की गई है, जिनके बीच में हमें टेस्टिंग करनी है, उनके बीच की डिस्टेंस। तो मतलब गेज लेंथ बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ पे इन्फ्लुएंस होती है, तो गेज लेंथ हमारी फिक्स होनी चाहिए। और अगली चीज़ क्या है? जॉ के बीच की सेपरेशन स्पीड, जॉ सेपरेशन स्पीड, जिसे क्या क्या कहते हैं, सेपरेशन स्पीड को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारी स्ट्रेंथ की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जितनी अब हम अगर हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड की बात करें तो वो क्या कहता है कि हमें जो गेज लेंथ लेनी है वो हमें 500 mm की लेनी है, और जो जॉ सेपरेशन स्पीड हमें उस हिसाब से फिक्स करनी है कि हमारी स्पेसिमेन 20 सेकेंड में टूट जाए। 20 सेकेंड में जिस स्पीड पे टूटती है वो हमारी जॉ सेपरेशन स्पीड हमारी कांस्टेंट रखी जाएगी। उसी स्पीड से हमें मशीन को चलाना पड़ेगा। जो मशीनें होंगी वो हमारी कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन प्रिंसिपल पे काम करेंगी, मतलब इसकी जॉ सेपरेशन स्पीड हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द टेस्ट। फिर जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रीडिंग कितनी लेनी है? कंटिन्यूस फिलामेंट में हमें 20 टेस्ट रीडिंग लेनी है। स्पन फिलामेंट है, स्पन हमारा यान है तो हमें 50 टेस्ट लेनी है। अगर हमारा प्लाइड या केबल्ड यान है या फोल्डेड यान है तो हमें 20 टेस्ट लेने हैं, ठीक है ना। और अब हम इन सारे, जब हमने एक पैकेज से हमने इतने सारे टेस्ट कर लिए तो उनका हम मीन ब्रेकिंग फोर्स निकालेंगे, मीन एक्सटेंशन निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एलोंगेशन निकालेंगे। ये हमने टेस्टिंग करके हमने मेजर कर लिया। इस हिसाब से हमारी टेस्टिंग होती है। यूएस स्टैंडर्ड क्या कहता है? यूएस स्टैंडर्ड कहता है कि बस गेज लेंथ का थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वहाँ पे सिर्फ गेज लेंथ थी 500 mm पर मिनट। यूएस स्टैंडर्ड कहता है 250 भी ले सकते हो आप, 500 भी ले सकते हो। अलाउंस उन्होंने 250 में ±3 mm का दिया है और 500 में ±5 का दिया है, ठीक है। टाइम टू ब्रेक हमारा वही है जो हमने ब्रिटिश स्टैंडर्ड में लिया, और सारी अदर जो कंडीशंस हैं वो भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड से मैच करती हैं। अब जो हम मशीन यूज करते हैं वो हमारी मोस्ट वाइडली मशीन्स यूज्ड
होती हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो हमारी इंस्टॉन है, ऊस्टर टेंसो रैपिड है, मेजडान है, स्टेटीमेट है। ये डिफरेंट टाइप के की मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन इनकी मशीनें मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट वाइडली यूज्ड इन ऑल ओवर ग्लोब हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। तो हम कहीं पे भी ये मशीनें पा सकते हैं। तो हमें बेसिक भी कभी भी हम मशीन प्रोक्योर कर रहे हैं तो बेटर है कि इन इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी सबसे मैक्सिमम है, तो इन इंस्ट्रूमेंट में से चूज करें। ये सारे इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन पे काम करते हैं। इसमें एक जॉब फिक्स रहता है, दूसरा जॉब मूवेबल रहता है, और जो भी हमें टेस्ट असेंबली है इन दो जॉब के बीच में हमें लगानी होती है, ठीक है ना। गेज लेंथ और जॉ सेपरेशन स्पीड है वो एज पर टेस्ट मेथड के हिसाब से हम फिक्स कर देते हैं। गेज लेंथ क्या है, वो जो हमने ब्रिटिश में 500 mm ली थी और अमेरिकन में 500 या 250 कुछ भी ले सकते हैं। स्पीड क्या है, जो कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन की जो स्पीड हमने ली है, मतलब 20 सेकेंड में जो असेंबली टूटे उतनी स्पीड हो सकता है 500 mm पे टूटे, 500 mm पर मिनट हो स्पीड, हो सकता है 250 mm पर मिनट हो सकता है 100 mm पर मिनट हो। तो वो हमें उस हिसाब से करनी है कि हमारी जो स्पेसिमेन है वो हमारी स्पेसिमेन कितने 20 सेकेंड में टूटे। अब हमने इस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया, फिर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं, नंबर ऑफ़ रीडिंग्स लेते हैं, उन टेस्ट रीडिंग का हम मीन स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ CV निकालते हैं, एलोंगेशन मीन एलोंगेशन निकालते हैं, और CV% ऑफ एलोंगेशन निकालते हैं। ये हमने यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की। अगर हमें डिटेल चेक करनी है तो आप लोग इन लिंक को डायरेक्टली गूगल पे डाल के भी चेक कर सकते हो और इन इंस्ट्रूमेंट की डिटेल को पता कर सकते हो। अब ऊस्टर टेंसो रैपिड कैसे काम करता है, हम उसको एक कोई इंस्ट्रूमेंट को ले रहे हैं। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिंगल या प्लाई यान की टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करता है। ये इससे स्लाइवर और फैब्रिक की स्ट्रेंथ पॉसिबल है, बस हमें जॉ चेंज करने पड़ेंगे इन सब की टेस्टिंग के लिए। फोर्स मेजरमेंट कितने 1000 न्यूटन तक ये कर सकता है, आराम से फोर्स मेजर कर सकता है 1000 न्यूटन तक अगर हमारा फोर्स है। अब तो जो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं वो 1500 तक के भी इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। क्लैंपिंग फोर्स और जो जितना भी है यान टेंशनर है वो सक्शन ऑफ है, सारा न्यूमेटिक कंट्रोल्ड है। जितने भी वीडियो स्क्रीन पे जितने भी ग्राफ्स हैं, लोड और एलोंगेशन के ग्राफ शो करता है। ये ईल्ड वैल्यू देता है, ईल्ड पॉइंट देता है, और साथ साथ मॉडुलस भी डिस्प्ले करता है, और वर्क एट रप्चर भी मेजर करता है। पैकेज में कितने पैकेज 20 से लेके 40 पैकेज तक कितने भी पैकेज हम लोड कर सकते हैं। टेस्ट पैरामीटर की मेमोरी कितनी है, 40 तक ये सेव कर सकता है एक साथ। और जो क्लैंप प्रेशर को है हम एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए क्लैंप प्रेशर में, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लैंप प्रेशर होता है, हो सकता है अगर हमारी डिलीकेट हमारा यान है तो हो सकता है वो क्लैंप में ज़्यादा प्रेशर उस यान को काट दें, तो हमारे जॉ ब्रेकेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो हमने वहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में देखा था ना, जॉ ब्रेक होने के चांसेस, तो इसलिए हमें क्लैंप प्रेशर को ऑप्टिमम रखना होता है। तो इसे हम क्लैंप प्रेशर को न्यूमेटिकली एयर के द्वारा हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एलोंगेशन मेजरमेंट है इसमें। टेस्ट स्पीड हमारी कुछ भी रख सकते हैं हम, 50 mm पर मिनट से 5000 mm पर मिनट से। टेस्ट लेंथ हमारी हम 200 mm से 1000 mm, जो गेज लेंथ है वो हम कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली कैलिब्रेशन चेक कर लेता है, कभी भी मशीन है इसमें हमेशा ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन होता है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ टेस्ट। अब हम ली स्टैंड टेस्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जब ली स्टैंड टेस्टिंग है, ली स्टैंड टेस्टिंग ओल्ड मेथड है जो यान की टेस्टिंग का। जब सिंगल यान स्टैंड टेस्टिंग डेवलप नहीं हुई थी तब ली स्टैंड टेस्टिंग यूज की जाती थी। इसमें क्या है, 120 मीटर तक का यान ले सकते हैं वो। डिफरेंट टेस्ट मेथड से डिफरेंट ली की लेंथ हमारी दी जाती है, उसमें उसी हिसाब से टेस्टिंग होती है। अब ली स्ट्रेंथ को रिप्लेस कर दिया अपना सिंगल यान स्ट्रेंथ में। क्यों, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसमें जो बेसिकली अब हैंग फॉर्म में ये जो स्ट्रेंथ मेजरमेंट की जाती है,
तो जो स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है वो यान के बीच डिफरेंट स्ट्रैंड की स्ट्रेंथ के बीच में जो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑल्दो हमारा स्ट्रेंथ अपने वीकेस्ट पॉइंट पे टूटेगा, और जो हर जो स्केन होगी, जो स्केन में माना कि सपोज दैट 120 यार्ड की लच्छी ली, उसमें हमारे 80 राउंड हैं, तो 80 राउंड जो हैं 80 स्ट्रैंड हो गए एक साथ उस लच्छी में, तो 80 स्ट्रैंड को तोड़ना पड़ेगा इस ली स्ट्रैंड टेस्टर को। तो जैसे जैसे एक स्ट्रैंड टूटेगा तो ये सेपरेट हो जाएगा, फिर बचेंगे 79। तो धीमे धीमे हर स्ट्रैंड की ये स्ट्रेंथ मेजर करता है, और उन सब का सम करके टोटल स्ट्रेंथ को ये ली स्ट्रेंथ फॉर्म में ये हमारा देता है, और जो मैक्सिमम फोर्स जो कैलकुलेट करके हमारा फाइनली जो हमें स्ट्रेंथ को दे देता है एक साथ। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो इसका जो रिलेटिव फ्रिक्शन है वो भी हमारा गवर्न कर जाता है स्ट्रेंथ वैल्यू पे, तो इसका ये डिसएडवांटेज है। इसीलिए हमने कभी भी जो इसके कंपेरिजन में सिंगल यार्न स्ट्रेंथ टेस्टर को बेस्ट माना गया है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसमें हमेशा जो ब्रेकेज होता है वो लंबी लेंथ, हमने 120 यार्ड मीटर पे जो हमने लेंथ ली थी उसमें जो ब्रेकेज होगा, जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा उसी से ब्रेकेज शुरू होगा, तो हम वीकेस्ट पॉइंट की लॉन्ग लेंथ में वीकेस्ट पॉइंट की स्ट्रेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। इसमें भी दो मेथड हैं, एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड है, दूसरा अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्या कहता है, हमें जो हैंक बनाना है वो एक मीटर डाया का 100 रेप्स लेने हैं, मतलब 100 मीटर यान लेना है, जो जिसमें हर यान की लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी, तो 100 टोटल यान होंगे उस लच्छी में, 100 टोटल स्ट्रैंड होंगे। और जो हमें ब्रेकेज हमें किस हिसाब से मेजर करना है, वो 20 सेकेंड में ये हमारी जो लच्छी है वो टूट जाए, या हमारी जो जॉ सेपरेशन स्पीड है 300 mm/मिनट को हम ले सकते हैं। बस्टेड यान में हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉटन या बस्टेड यान में 10 स्केन हमें टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और बूलियन यान में हमारा 20 स्केन टेस्ट करने होते हैं। कंटिन्यूस यान स्ट्रेंथ टेस्टिंग में ली स्ट्रेंथ टेस्ट मेथड नहीं यूज किया जाता है। ली स्ट्रेंथ टेस्टिंग अपनी यूएस टेस्ट मेथड से 3 टाइप से हो सकती है, या तो 80 हमें राउंड लेने हैं 1.5 मीटर यार्ड के, या हमें 40 लेने हैं या 20 लेने हैं, जिस हिसाब से हमारा यान की अवेलेबिलिटी है उतने राउंड हम ले सकते हैं। टेस्ट स्पीड हमें 300 mm/मिनट लेनी है, और जो 20 या 40 राउंड हम उस हिसाब से भी चीज़ चूज कर सकते हैं, या तो यान की कैपेसिटी से या दूसरा मशीन की कैपेसिटी से। हो सकता है हमें मशीन हमारी कम लोड लेने वाली हो, तो हम जो लेंगे नंबर ऑफ राउंड हम कम लेंगे, जिससे हमारा लोड हमारा मिनिमम पड़े मशीन पे, ठीक है ना। अगर हमारी मशीन एनफ के अवेलेबल है तो हम 80 राउंड लेंगे, अगर हमारी कम है तो 20 या 40 लेंगे। दूसरा मेथड है 50 टन 1 मीटर यार्ड के लें, तो उसमें हमें जॉ सेपरेशन स्पीड 200 mm/मिनट के हिसाब से ही लेनी है। तीसरा मेथड कहता है कि हमें 50 टन 1 मीटर यार्ड के लेने हैं, लेकिन हमें 20 सेकेंड में ब्रेकेज टाइम लेना है, मतलब जॉ सेपरेशन रेट उस हिसाब से लेनी है कि हमारा 20 सेकेंड में स्पेसिमेन टूट जाए, ठीक है ना। जो नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड में, वो यूएस टेस्ट मेथड से ही सेम है, ठीक है ना। अब हमारा जो है जैसे जैसे हमारी स्पेसिमेन की लेंथ हमारी रिड्यूस होती है, वैसे वैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे हमारी गेज लेंथ छोटी होगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारा वीकेस्ट पॉइंट की स्ट्रेंथ हमारी डाउन होगी। वीकेस्ट पॉइंट कम होंगे हमारे जितनी ज़्यादा लेंथ होगी। तो अब हमारा क्या कहता है, जो हमारा 1.5 यार्ड जो हमारा पहला टेस्ट मेथड था यूएस टेस्ट मेथड, जो उसमें जो सरकमफ्रेंस थी वो 1.5 यार्ड की या 1.5 मीटर की थी, और जो अदर मेथड है जिसमें 1 मीटर की है। तो जो 1 मीटर वाले मेथड है उसमें जो स्ट्रेंथ आएगी वो 1.5 वाले मेथड से
अप्रॉक्सीमेटली 5% ज़्यादा आती है। अब हम ली स्टैंड टेस्टिंग का इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा स्टैंड टेस्टर है, ये पेंडुलम बेस ऑफ टेस्टिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें नीचे एक मोटर कंट्रोल्ड है, ये बॉटम जो है मूवेबल है। दूसरा द पेंडुलम बेस सेंसर पे लगा हुआ है। पेंडुलम क्या करता है, इससे असेंबली बंधी हुई है, ये टॉर्क देता है इस डायल को टॉर्क देके इसकी नॉब को बताता है कि कितना लोड बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये यहाँ से खींचता है, ये यहाँ पे खींचेगा तो इससे क्या होगा, टॉर्क मिलेगा इस डायल को। ये जो टॉर्क है वो ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है, इसी को लोड कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमें फिक्स कर देनी है, 20 डिग्री टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65%। अब हमें जो लच्छी लेनी है वो हमें 120 यार्ड की लच्छी लेनी है। ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ़ लच्छियाँ हमें कितनी टेस्ट करनी है, 20 लच्छियाँ टेस्ट करनी है। 120 यार्ड की लच्छी में 80 राउंड की हमें 1.5 यार्ड की एक राउंड लेना है, मतलब 80 रिवॉल्यूशन होंगे उस लच्छी में। ठीक है ना। रैप रील में हम क्या करेंगे, 1.5 यार्ड के 80 रिवॉल्यूशन लेंगे हम, तो लच्छी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 120 यार्ड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको J1 और J2 के बीच में, मतलब J1 है, ये J2 है, इनके बीच में माउंट कर देंगे हर सैंपल को, और मशीन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये लच्छी टूटती है वो ये डायल इंडिकेट कर देता है कि कितनी इसमें स्ट्रेंथ है। ऐसे 20 टेस्ट हमने किए। 20 टेस्ट में हमारा ये डायल इंडिकेट करेगा, एलोंगेशन भी इंडिकेट करेगा, और हमारा इसके साथ साथ हमारा स्ट्रेंथ भी इंडिकेट करेगा। एलोंगेशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। और स्ट्रेंथ हमारी इस डायल में शो हो जाएगी। तो हम सारी जितनी भी स्ट्रेंथ और एलोंगेशन की भी वैल्यूज़ का हम CV ले सकते हैं, हम मीन एलोंगेशन और स्ट्रेंथ ले सकते हैं। इस हिसाब से हमारी ली स्ट्रेंथ टेस्टिंग होती है। अब हमारा काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट क्या है। काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डायरेक्टली काउंट और स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट को हम काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट कहते हैं। जो हमने क्या किया था, जब हमने काउंट की टेस्टिंग पढ़ी थी, तो हमने 120 यार्ड की लच्छी ले रहे थे हम, जिसमें 1.5 यार्ड की रैप रील में 80 राउंड दे रहे थे हम। तो सेम लच्छी हमने इस टेस्टिंग में, अभी हमने ली स्ट्रेंथ टेस्टिंग में ली थी, तो उस लच्छी का सबसे पहले हम काउंट करेंगे, फिर उसकी हमने ली स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। और ली स्ट्रेंथ को मेजर किस में करेंगे, वो हम पाउंड में मेजर करेंगे। तो जो CSP होगा, वो जो काउंट हमने मेजर किया और जो स्ट्रेंथ मेजर किया, उन दोनों का मल्टीपल को हम CSP बोलेंगे। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फैब्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग एंड पैरामीटर अफेक्टिंग द फैब्रिक स्ट्रेंथ। जब भी हम फैब्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो फैब्रिक स्ट्रेंथ क्या है, फैब्रिक स्ट्रेंथ हमारी वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब भी हमें फैब्रिक को लोड देना है। जहाँ कहीं भी फैब्रिक लोड में अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे जियो टेक्सटाइल है, जियो टेक्सटाइल में फैब्रिक में लोड दिया जाता है, तो फैब्रिक में क्या है, क्रीप प्रॉपर्टी है। धीमे धीमे क्या होगा, ये फैब्रिक क्रीप के कारण डैमेज होके ख़त्म हो जाएगा, या ब्रेकेज कर जाएगा, या फट जाएगा। तो जो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, लोड कितना ये झेल सकता है, वो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, अब अपनी EPI, PPI और काउंट पे भी डिपेंड करेगी। जो हमने एक तो एंड्स पर इंच कितने हैं, पिक्स पर इंच कितने हैं, और इसके साथ साथ जो एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच में कौन से काउंट का हमने यान लिया है, वो उस पर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना। ये अगर हम जो अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारी कितनी लेंथ ले रहे हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, उस पर भी डिपेंड कर सकती है। वो सेम प्रिंसिपल है, जैसे यान की स्ट्रेंथ हम मेजर कर रहे थे, वीकेस्ट पॉइंट जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, वीक पॉइंट जितनी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, उतनी कम स्ट्रेंथ आने के चांसेस हैं। तो गेज लेंथ पे भी डिपेंड करेगी। और दूसरा, ये अपनी जो स्ट्रेंथ है वो वीप पे भी बहुत डिपेंड होती है। वीप पे किस हिसाब से डिपेंड होगी, प्लेन वीप में अपने मैक्सिमम इंटरलेसमेंट होते हैं, जिससे क्या रहता है, उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम आती है ड्यू टू इंटरलेसमेंट।
अगर हम यही 12 वीव लेते हैं, 12 वीव में इंटरलेसमेंट कम रहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ प्लेन वीव के कंपैरिजन में कम आएगी। अब टाइप ऑफ टेस्ट मेथड है जो फैब्रिक में यूज होते हैं। पहला टेस्ट मेथड है स्ट्रिप टेस्ट मेथड, जिसे हम ब्रिस्टेट स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इसे BS 2576 के नाम से जानते हैं। दूसरा है अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड, इसे हम ग्रैब टेस्ट मेथड भी कहते हैं। ये ASTM D1682 टेस्ट मेथड है। अब हम दोनों टेस्ट मेथड को अलग अलग पढ़ेंगे। स्ट्रिप टेस्ट मेथड क्या कहता है कि फैब्रिक की स्ट्रिप को मैकेनिकल मींस के द्वारा या मैकेनिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम एक्सटेंड करके फैब्रिक की स्ट्रिप को तोड़ देते हैं। अब हमें स्ट्रिप की लेंथ कितनी रखनी है, और इसमें क्या है, वार्प डायरेक्शन में भी 5 फैब्रिक के सैंपल लेने हैं, वेव्ड डायरेक्शन में भी 5 फैब्रिक के सैंपल लेने हैं। फिर जो भी स्ट्रेंथ टेस्टिंग की वैल्यू है, एलोंगेशन की वैल्यू है, उनको हमें एवरेज आउट करना है 5 रीडिंग के हिसाब से। तो मीन फैब्रिक स्ट्रेंथ लेनी है, मीन फैब्रिक एलोंगेशन लेना है। अब हमें जो सैंपल की प्रिपरेशन में क्या करेंगे, जो सैंपल हमारा 60 mm और इंटू 300 mm का है, 60 mm चौड़ाई का और 300 mm लंबा चाहिए, ठीक है ना। और जो 50 mm दोनों एंड पे हमें यान निकाल लेने हैं। कैसे निकाल लेने हैं, 50 mm लेंथ के 300 mm हमने लिया था, 50 mm अपवर्ड डायरेक्शन में, 50 mm लोअर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हमें यान को निकाल लेना है। और सॉरी 50 mm हमें कैसे निकालना है, जो हमने 60 mm विड्थ ली थी, इसमें हमें क्या है, वार्प डायरेक्शन में हो सकता है जब हमने कटिंग की है, कुछ यान हमारे कट गए हों, तो हमें 5 mm के यान, 5 mm लेंथ के यान एक साइड से, 5 mm यान के लिए 5 mm लेंथ के यान दूसरे साइड से निकाल लेने। फॉर एग्जांपल हमारी ये ओवरऑल हमने 60 mm कट किया था, 5 mm में एक साइड से अनरेवल कर लेने हैं यान, 5 mm एक साइड से अनरेवल करके डिस्कार्ड कर देने हैं। तो हमारी स्पेसिमेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 50 mm आ जाएगी, ठीक है। 50 mm विड्थ हो गई हमारी, और लंबाई कितनी है, 300 mm। अब हम ये तो जो बॉटम जो फिक्स जो है, ये मूवेबल जो है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फैब्रिक को हम माउंट करेंगे, और इन दोनों जॉ के बीच की डिस्टेंस हमें 200 mm रखनी है। मतलब इस जॉ के बीच में हमें 50 mm लेंथ को दबा देना है, इस जॉ के बीच में हमें 50 mm लेंथ को दबा देना है। तो ये जो गेज लेंथ हो जाएगी फैब्रिक की 200 mm हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हमें जो रेट ऑफ एक्सटेंशन जो हमें लेनी है, जो इस जॉ को हमें मूव करना है, वो किस स्पीड से मूव करना है, 50 mm पर मिनट के हिसाब से, मतलब कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन प्रिंसिपल से हमें मूव करना है। फिर हमें इस फैब्रिक को तोड़ने के लिए जितना लोड लगता है और जो फैब्रिक में कितना एलोंगेशन होता है, वो हमें मेजर करना है। ऐसे हमें 5 सैंपल वार्प डायरेक्शन के करने हैं, 5 सैंपल वेव्ड डायरेक्शन के करने हैं। उनका हमें मीन ब्रेकिंग लोड लेना है, मीन ब्रेकिंग एलोंगेशन लेना है, और CV ऑफ लोड लेना है, और CV ऑफ एलोंगेशन लेना है। तो इस हिसाब से हमारा स्टेप टेस्ट मेथड होता है। प्रिकॉशन क्या लेने हैं, कभी भी जॉ से 5 mm पे ब्रेकेज हो, मतलब जॉ हमारा जैसे जॉ ये है, इससे 5 mm लेंथ पे ही अगर ब्रेकेज हो जाए तो उसे हमें जॉ ब्रेकेज मानना है। मतलब ड्यूरिंग लोडिंग हमारी स्पेसिमेन ब्रेक हो गई, वो हमें टेस्ट कंसीडर नहीं करना है। अगर हमारा 5 में से कोई एक ऐसा है तो हमें अगली स्टेप बना के फिर से टेस्ट करनी है, ठीक है ना। ब्रेकिंग मीन फोर्स और मीन एलोंगेशन इनिशियल लेंथ के परसेंटेज के हिसाब से हमें करना है। और जो सैंपल जो भी हमें कट करने हैं, वो वार्प और वेव्ड डायरेक्शन के पैरेलल कट करने हैं। मतलब जो एग्जैक्ट जो वार्प डायरेक्शन का हम सैंपल काट रहे हैं, तो सैंपल इस हिसाब से काटना चाहिए, वार्प यान बिल्कुल पैरेलल हों कटिंग डायरेक्शन के, ठीक है ना।
और जो यान है दोनों साइड से हमें निकालने हैं ताकि हमारी जो विड्थ है 50 mm बचे, और जो हेवली मिल्ड फैब्रिक है उनमें टेस्ट स्पेसिमेन की लेंथ 50 mm इंटू 300 mm में ली जाती है, उसमें कोई फ्रेम नहीं की जाती। ग्रैप टेस्ट मेथड मतलब अमेरिकन टेस्ट मेथड, इसमें क्या करना है, ये क्या करता है, इसमें हमें यान को हमें फ्री नहीं करना है। हम जैसे वहाँ 5 mm फ्री कर रहे थे दोनों साइड से, हमें यान को फ्री नहीं करना है। ये टेस्ट मेथड क्या कहता है, हमें सैंपल की लेंथ कितनी लेनी है, 100 mm इंटू 150 mm, मतलब 100 mm चौड़ाई 150 mm लंबाई का सैंपल लेना है, जिसमें जो है वो जो क्या करते हैं 25 mm स्क्वायर को ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, 25 mm स्क्वायर को ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मतलब फैब्रिक में हमें दोनों साइड जो 100 mm हमने विड्थ ली थी, हमें हमारा जो बचा हुआ बीच में मिडिल पोर्शन हमें 25 mm वाला चाहिए फैब्रिक 100 mm है, तो हमें एक साइड से हमें लाइन खींचनी है, वो खींचनी है 37.5 mm की, मतलब 75/2 37.5, एक साइड से, दूसरे साइड से भी 37.5 mm की लाइन खींचनी है। तो जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 25 mm की डिस्टेंस बचती है। 25 mm की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जॉ के बीच में क्लैम्प की जाएगी। गेज लेंथ हमें कितनी लेनी है, 75 mm की गेज लेंथ लेनी है, 75 mm की गेज लेंथ है। जॉ के बीच की डिस्टेंस, सेम मशीन है जो हमने पीछे मशीन यूज़ की थी ये वाली, इसमें जॉ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 75 mm की जॉ डिस्टेंस हो जाएगी। और जो ग्रिप कर रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ 25 mm की। यहाँ पे फैब्रिक खुला होगा कितना, 37.5 mm का, यहाँ पे भी फैब्रिक खुला होगा 37.5 mm का, ठीक है ना। तो जो ग्रिप कर रहा होगा वो सिर्फ 25 mm ग्रिप कर रहा होगा। इसमें क्लैंपिंग असेंबली चेंज कर दी जाती है। पहले ही अगर ये 50 mm वाली क्लैंपिंग असेंबली है चौड़ाई वाली, तो अब क्लैंपिंग असेंबली जो लगेगी वो 25 mm वाली लगेगी, ठीक है ना। इनके बीच की जो गेज लेंथ है वो 75 mm है, मतलब जो 150 mm लेंथ का हमने लिया था फैब्रिक, वो 75 mm हम मतलब 37.5 mm इस जॉ से ग्रिप किया जाएगा, 37.5 mm इस जॉ से ग्रिप किया जाएगा, रिमेनिंग 75 इन दोनों के बीच में होगा। अब हम जॉ की सेपरेशन स्पीड इस हिसाब से सेट करते हैं कि जो हमारा फैब्रिक है वो हमारा ब्रेकेज 20 सेकेंड में हो, उस हिसाब से हम स्पीड सेट करते हैं। जैसे हमें स्ट्रिप में हमने क्या स्पीड सेट की थी, 50 mm पर मिनट, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम नोट करना है कि 20 सेकेंड में हमारा फैब्रिक ब्रेकेज होना चाहिए, उस हिसाब से हम जॉ सेपरेशन स्पीड को सेट करते हैं। तो ये हमारा ग्रैप टेस्ट मेथड है। फिर इसमें क्या है, ये सिंपलर और क्विक टेस्ट मेथड है, क्योंकि हमें कोई भी फ्रेइंग नहीं करनी है और आसानी से हम टेस्ट कर सकते हैं। इसमें अभी हम 5 रीडिंग लेते हैं, 5 रीडिंग की एवरेज आउट करते हैं, मीन स्ट्रेंथ का और मीन एलोंगेशन का, और उनका ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सटेंशन निकालते हैं। थैंक्स। आज हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ यार्न और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।